मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार 5वीं कक्षा पास करने के बाद 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए तुलसीराम जी चिंतित होते हैं और वहीं उनके घर वाले ये चाहते हैं कि वे इसी गर्मी की छुट्टियों में चमड़ा उतारना सीख लें, जो कि आगे जाके पुश्तैनी पेशा है और यही सब चीजें काम आने वाली है। पढ़ाई लिखाई क्या काम आएगी। लेकिन तुलसीराम जी उसी के साथ साथ जो गांव के लोक जीवन है उसकी भी चर्चा करते चलते हैं कि किस प्रकार पग्गल बाबा, जो काफी गिद्ध प्रेमी थे और अंडों को सहलाया करते थे, उनका एक विशेष लगाव था गिद्धों के अंडों से। तो उसके ऊपर एक कमेंट है रावण बाघा जी का, जो कहते हैं कि गिद्ध मतलब पक्षी जो हैं, अगर उनके अंडों को छू लिया जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बिटिया का एक चैप्टर था चिड़िया के बच्चे, लेखक का नाम मैं भूल गई हूं, मुझे याद नहीं, और ना ही मेरे पास 6ठी की पुस्तक पड़ी है कि मैं आपको लेखक का नाम बता दूं। लेकिन सीबीएसई सिलेबस की 6th स्टैंडर्ड की एक हिंदी की पुस्तक में कहानी है चिड़िया के बच्चे। उसमें भी इस बात का जिक्र है कि बच्चे अपनी तरफ से बेचारे ये सोचते हैं कि चिड़िया के अंडे धूप में पड़े रहते हैं तो इनको छाव में कर दें। वो उठा के चिड़िया के बच्चों को किसी छाव वाली जगह पे रख देते हैं। उसके बाद उनकी मम्मी उन्हें डांटती हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, चिड़िया अब उन्हें छुएगी नहीं। और वे देखते हैं थोड़ी देर बाद ही चिड़िया आती है और चोंच मार के उन अंडों को नीचे गिरा के फोड़ के वहां से उड़ जाती है। तो पक्षियों को फर्क पड़ता है यदि आप उनके अंडों को छू लेते हैं। उसमें भी एक बाल मनोविज्ञान के ऊपर लिखी गई वो कहानी थी। तो मुझे भी बचपन से यही बताया गया है, इसी वजह से मैंने कभी भी चिड़िया के घोंसले के आसपास जाने के बावजूद भी छूने की चेष्टा नहीं करी। तो चलिए खैर मुर्दैया पे वापस लौटते हैं। पग्गल बाबा के बाद वे किस तरीके से अकाल में जो औरतें थीं, जो स्त्रियां थीं, आसपास के परिवेश से आती थीं और उनसे चिट्ठी लिखवाया करती थीं, क्योंकि गांव में इकलौते वही चिट्ठी लिखना जानते थे अब ब्राह्मणों के बाद। और वहां पर उनकी जो सामाजिकता की समझ है वो और ज्यादा बढ़ती है। और साथ ही वे जिक्र करते हैं अपनी भौजी का, किसुना भौजी शायद नाम है उनका, मैं आपको नाम बता देती हूँ, हाँ जी किसुनी भौजी, कि वे इतना बढ़िया अपने दर्द को उडेलती थी चिट्ठियों में। ऐसा लगता था कि यदि वे पढ़ती लिखती तो बहुत बड़ी लेखिका बन सकती थी। तो यहाँ पर हमने खत्म किया था और किस प्रकार उनकी ढूंढाई होती थी चिट्ठी आने पर गांव भर में, यहाँ तक कि मुर्दैया तक लोग पहुंच जाया करते थे उनसे चिट्ठी पढ़वाने के लिए। तो यहाँ से आज आगे शुरू करते हैं। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। मेरे घर वालों की एक ऐसी बकेना भैंस थी जो मुझे देखते ही बाव बाव बोलते हुए मेरे पास आ जाती थी और मुझे चाटने लगती थी। उसका मुझसे बेहद लगाव था। मेरी एक विचित्र आदत थी, मुर्दैया पर जब भी चराने जाता मैं उसकी पीठ पर घुड़सवार की तरह बैठ जाया करता। उसे किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं होता। मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता तथा वे घूमती फिरती चलती रहती। इसी दौरान एक दिन गांव के ही चिखुरी ने भैंस के थन में लकड़ी से खोद दिया। चिखुरी शब्द मेरे लिए नया है, या तो मैं इससे अंदाजा लगाऊं चरवाहा या किसी का नाम। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ चिखुरी वर्ड मेंशन है। और जहां तक मेरी समझ साथ देती है, ये शायद चरवाहे के लिए इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो जानकार हैं वे इस बाबत भी मेरा मार्गदर्शन जरूर करें कि चिखुरी क्या होता है। भैंस बिदक कर बड़ी तेजी से उछल पड़ी। मुझे जरा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे एक झाड़ी के पास जमीन पर कुछ देर के लिए बेहोश पड़ गया। झाड़ी से सटी एक कब्र थी। होश आने पर मेरे होश उड़ गए। भूतों के डर से मैं कांप गया। यह खबर बस्ती में फैल गई। सभी कहने लगे कि भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं, किंतु वे दिखाई नहीं देते। लोग मेरे बारे में कहते कि इसके चढ़ने से वे नाराज हो गए हैं, इसलिए उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने चिर परिचित अंदाज में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिखुरी को भूत समझूं या कि जो मुर्दैया में दफन थे उनको। चाहे जो भी हो, इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्दैया के भूतों को गुस्सा नहीं दिलाया।
तो वे पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि अंधविश्वास के जो लॉजिक थे वो उन्हें कई बार समझ नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था शुरू से, लोग बड़े ऐसा ही मानते थे, तो उनके पास तर्क ना होने की वजह से मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। तो वही जिक्र यहां पर भी आप जोड़ सकते हैं। इस दुर्घटना ने किसुनी भौजी बहुत दुखित हो गई थी। एक दिन अपने घर बुलाकर उसने मुझे समझाया कि हे बाबू, ई सब हवा बतास से बची के रही रहा, इनकर गुस्सा जान ले ओला होला। हमारे क्षेत्र में भूत पिशाच को दलित हवा बतास भी कहते थे। इसी किसुनी भौजी के ससुर का नाम था जेरी, जो अपने बेटे से अलग रहते थे। जेरी चाचा अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसु पाणे के खानदान के हरवाही किया करते थे। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे, वहीं खेत से वे गायब हो गए। गांव वाले कहते थे कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे। यह तो साफ तौर पर मालूम नहीं कि जैदी चाचा कैसे गायब हो गए थे। वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वे गांव वापस आ गए। उनकी वापसी से गांव वाले बहुत खुश थे। वे थे तो बिल्कुल अनपढ़, किंतु बातें ऐसी करते थे कि लगता था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हों। वे शायद इसलिए कि जब युद्ध के दौरान गए होंगे तो कई तरह के लोगों से उनका मेल मिलाप हुआ होगा, उनकी सामाजिकता बढ़ी होगी और तरह तरह के लोगों का जो विचारों का आदान प्रदान है हुआ होगा, जिसने उनके ज्ञान का काफी विस्तार कर दिया होगा। जेडी चाचा एक विचित्र शैली में चरचेलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते थे। वे अनेक हथियारों के नाम भी, बिगड़ैल शब्द भी बीच बीच में अकारण ही बोल पड़ते थे, जैसे सबमरी, फैटर प्लान, डमडम, टंक बनैटी, बम आदि। कुछ ऐसे शब्द भी बोलते थे जैसे मस्पोटम, सटल, बसरा, बगदाद, दुबई, खंबा, जदला आदि आदि, दजला। इस तरह के अनेक शब्द वे बिना वाक्य के स्वतंत्र रूप से ऐसे बोलते थे जैसे किसी को डांट रहे हों। हम सबको उस समय तो कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वे क्या बोल रहे हैं। वर्षों बाद जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रस्त था, तब समझ सका कि जैदी चाचा चर्चिल को चर्चेलवा, सबमरीन को सबमरी, फाइटर प्लान को फैटर प्लेन, डमडम बुलेट को डमडम, टैंक को टंक, बैनेट को बनेठी, मेसोपोटामिया को मस्पोटम, शत अल अरब को सटल, रास अल खैमा को खम्मा आदि आदि कहते थे। हकीकत यह थी कि जैदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थायी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे। बाद में जैसे तैसे वे गांव वापस आ गए थे। वास्तविकता यह थी कि जैदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। वहां यही उनका प्रचलित नाम था, किंतु लुरखुर चाचा अपने को जैदी समझने लगे थे। गांव के सभी लोग जैदी के रूप में ही उन्हें पुकारने लगे थे। वे विश्व युद्ध के अनेक कहानियां सुनाया करते थे, जिसे सुनकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी ये कहानियां मुझे ललचा ललचा कर मारती थी। उन्हें सुनकर उत्कट इच्छा होती कि मैं भी 5वीं के आगे पढूं और सारी दुनिया के बारे में जानूं। इससे पहले भी वे बता चुके हैं कि अंग्रेजी जो है वो 6ठी क्लास से शुरू होने वाली थी और अंग्रेजी सीखने का जो फुतूर लोगों के ऊपर सवार था वही तुलसी राम जी के ऊपर भी था कि किसी तरीके से 6ठी में मैं एडमिशन ले लूं और उसी के बहाने अंग्रेजी शिक्षा सीखना शुरू करूं, क्योंकि गांव वालों में अंग्रेजी बोलने का बहुत प्रचलन था, चाहे टूटी फूटी बोले या अपभ्रंश रूप उनका बोले, लेकिन वे बोलते थे। किंतु पढ़ाई छूटने की निरंतर दुविधा एवं चिंता ने मुझे एकदम मनहूस बना दिया था। इस उहापोह के दौरान एक अजीब हादसा हो गया। जैदी चाचा वहीं बंसु पाणे के यहाँ फिर से हरवाही करने लगे थे। उचित बनी की मांग के कारण वे अक्सर झगड़ पड़ते थे। उनके इस स्वभाव के कारण बंसु ने बकरी चोरी के आरोप में सबक सिखाने के लिए चिरैया कोट थाने के एक ब्राह्मण सिपाही, जिससे उनकी दोस्ती थी, को बुलाकर जैदी चाचा को बहुत पिटवाया और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगे।
डोरी में बांधकर, हाथ बांधकर लेके जाना शायद बेहद अपमानजनक होता था, क्योंकि मुझे याद है जब भगत सिंह वाली फिल्म देखते हैं हम, तो उसमें भी वो हैंडकफ के लिए मना करते हैं कि हमें हाथ बांध के नहीं, हम मुजरिम नहीं हैं, जो बहुत खराब माना जाता था। और पहले के एपिसोड में यदि आप जाएं तो जिक्र है कि किस प्रकार 18 ब्राह्मणों को भी जलील करते हुए पुलिस जो है वो हाथ बांध कर लेकर गई थी। विचित्र तथ्य यह था कि बंसू के पास कोई बकरी थी ही नहीं। किसी तरह जैदी चाचा 5 रुपया घूस देकर पुलिस से छुटकारा पाए। पुलिस से इस बार भी हम सभी बुरी तरह से डर गए थे। बंसू पाणे के इस छलिया कपट से आघातित होकर जैदी चाचा प्रतिरोध स्वरूप एक नए किस्म का सत्याग्रह करने लगे। वे सब काम धंधा बंद कर दाढ़ी मूछ बढ़ाना शुरू कर दिए तथा निचंड धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते थे। पूछने पर कहते थे कि जब तक बाभन न्याय नहीं करते मैं दाढ़ी मूछ बढ़ाता रहूंगा तथा धूप में ही सोऊंगा, क्योंकि जिन्होंने इल्जाम लगाया वे भी ब्राह्मण, जो पकड़ के लेके गए पुलिस वाले वे भी ब्राह्मण। पूरी व्यवस्था जब आपके वश में है तो फिर लड़ाई जो है वो विचारों से कम और जातिवाद ज्यादा हो जाती है। वे इस मामले में निहायत जिद्दी थे। पंचायत आदि द्वारा किसी अन्य समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिए थे। धीरे धीरे वे बीमार पड़ने लगे। अंतोतगत्वा उसी अकाल में वे प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु से बड़ा शोकमय वातावरण हो गया था। जैदी चाचा गुरमुख थे। वे शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे। जब जब हमारे घर गादी लगती थी, जैदी चाचा संतोवा गायकी में माहिर थे। पहले भी जिक्र हो चुका है कि ये जो है एक क्षत्रिय थे जिन्होंने ये शिव पंथ शुरू किया था, लेकिन इनको मानने वाले सभी दलित थे। ये एक अचंभे में डाल देने वाली बात थी। उनकी बड़ी बुलंद आवाज थी। वह संतोवा ढोल मजीरे के साथ अपनी चरम सीमा पर होता तो जैदी चाचा अचानक खड़े होकर बहुत जोर से डांटने की शैली में होए बोल पड़ते थे। उनके इस जोरदार होए से संतोवा का आकर्षण बेहद रोचक बन जाता था। ऐसे अवसरों पर मैं इंतजार करता रहता कि कब जैदी चाचा होए कहकर डांटते हैं। जब उनकी लाश दफनाने के लिए मुर्दैया पर ले जाई जा रही थी तो शिव नारायण पंथ की परंपरा के अनुसार संतोवा के दौरान कई लोगों ने उनकी इस डांटने वाली शैली का अनुसरण करना चाहा, किंतु वो बात कहां जो जैदी चाचा में थी। मैं भी उनकी इस ताश के पीछे पीछे मुर्दैया उनकी लाश के पीछे पीछे मुर्दैया पर गया था। उनके दफन के साथ ही वहां के भूतों की आबादी में एक और नाम जुड़ गया। उनकी कब्र से लौटते हुए मेरे मस्तिष्क में उनके ये शब्द चर्चिलवा, मस्पोटम, फैटर, डमडम, खम्मा, दजला आदि शोर मचाते रहे। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूं तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा की असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। एक का जिक्र जैदी चाचा के रूप में है। अब देखना है आगे और कौन कौन लोग हैं। इनमें से एक थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, ठीक है, जिक्र आ गया। दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई तथा तीसरे थे दड़ियल जैदी चाचा। उनके दाढ़ी मूछ रखने का रहस्य मेरे मस्तिष्क में तब खुला जब सन 1978-79 में ईरान पर शोध के दौरान मुझे पता चला कि वहां के गिलान प्रांत में मिर्जा कुचैक खान नामक एक क्रांतिकारी के नेतृत्व में 1910 तथा 20 के दशक में हजारों युवकों ने कसम खाई थी कि जब तक अंग्रेज साम्राज्यवादियों को ईरान की धरती से भगा नहीं देते तब तक वे दाढ़ी मूछ बढ़ाते रहेंगे तथा घर छोड़कर जंगल में रहेंगे। ईरान में उनके आंदोलन को जंगल आंदोलन तथा क्रांतिकारियों को जंगली कहा जाता है। मिर्जा कुचेक खान लेनिन से पत्र व्यवहार भी करते थे। ओके, जाहिर है जैदी चाचा ने अपने बगदाद प्रवास के दौरान इन ईरानी जंगलियों के बारे में अवश्य कुछ सुना होगा, इसलिए उन्होंने उनका रास्ता अपनाते हुए बंसु पाणे के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था, जिसके चलते उन्होंने जान दे दी। किंतु
क्रांतिकारी आदर्श नहीं छोड़ा। ऐसे थे भुक्खड़ क्रांतिकारी बगदाद रिटर्नर जेदी चाचा। अकाल के दिनों में भूख बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उसी को हथियार बनाकर वे लड़े अपने अंतिम सांस तक, जेदी चाचा। तो यहां पर मुर्दैया में सामाजिक जीवन तो है ही, उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि से भी आपको अवगत कराया जाता है, और तरह तरह के आंदोलन और उससे सरोकार रखने वाले लोग और किस बाबत ये आंदोलन हुए उसकी भी भरपूर जानकारी मुर्दैया पढ़कर मिलती है। तो अगली बार जब आप कोई चीज सुने इस बाबत कि क्या था ये आंदोलन, तो अपने आप को मैं समझती हूँ जरूर कनेक्ट कर पाएंगे मुर्दैया के साथ। इन घटनाक्रमों के बीच मेरे साथ एक बड़ा रोचक हादसा हुआ। हमारे गांव के पड़ोसी परसुपुर के पत्तू मिस्र का एक पोखरा था, जो मुर्दैया के दक्षिण दिशा में 2 फरलांग की दूरी पर था। पोखरे के चारों तरफ भीटों के नीम के बड़े बड़े सैकड़ों पेड़ थे। पोखरे के ही पास एक विशाल मलदिया आम का पेड़ था, जिस पर बहुत बड़े बड़े आम के फल लगे हुए थे। मलदिया आम कच्चे पर भी बहुत स्वादिष्ट होता था। मलदिया हमें चोरी के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता था। उन्हीं गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक दिन मैंने चिकुरी के साथ ढेर सारा आम तोड़ने की योजना बनाई। तो चिकुरी मुझे मिल गया है, किसी का नाम ही है। मैं छिपते छिपाते मलदैया पर चढ़ गया और बड़े बड़े आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। चिकुरी आमों को बीन बीन कर एक झोले में रखते रहे। प्रचंड अकालग्रस्त गर्मी में दोपहर का समय था। उस पेड़ से करीब 250 गज की दूरी पर पत्तू मिस्र का घर था। वे वहीं मलदिया की तरफ देखा करते थे। चिकुरी को कभी इधर तो कभी उधर पेड़ के इर्द गिर्द आम बीनते देखकर पत्तू मिस्र आशंकित होकर गालियां देते हुए लाठी लेकर दौड़ पड़े। तो आम था, और बेहद मशहूर आम मलदिया आम, जिसकी रखवाली करना भी बेहद जरूरी था। उन्हें देखकर चिकुरी तुरंत भागकर मुर्दैया की तरफ चले गए। मैं पेड़ पर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे नहीं उतर सका। इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि आज पत्तू मिस्र बहुत पिटाई करेंगे। अतः एक डाल पर बैठे बैठे मैंने पत्तेदार कई टहनियों से अपने को ढक लिया। गलती से मेरा एक पैर डाल के नीचे लटक रहा था। पत्तू पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी को कमर के पीछे बड़े बड़े अपने दोनों हाथों से ओठ गाए ऊपर की तरफ अनवेशी नजरों से देखने लगे। संयोगवश उन्होंने मेरे लटकते हुए पैरों को देख लिया। अब कायदे से तो ये संयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन आगे जिस चीज का जिक्र है उसे यदि आप सुन लेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आप भी मानने को मजबूर हो जाएंगे, वाकई ये संयोग ही था। संयोगवश उन्होंने मेरे लटकते हुए पैर को देख लिया। उसे देखते ही जय शुद्धू बाबा की, जय शुद्धू बाबा की कहते हुए पत्तू मिस्र पेट के बल जमीन पर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से अर्ध विक्षिप्त अवस्था में हकलाते हुए वे जय शुद्धू बाबा की, जय शुद्धू बाबा की रट लगाते हुए अपने घर की तरफ गिरते पड़ते भागे। वे बहुत मोटे तोंदियल व्यक्ति थे। उनका पेट हौदे की तरह सामने लटका रहता था, इसलिए तेजी से ना तो चल पाते थे ना दौड़ पाते थे। घर पहुंचकर वे बीमार हो गए। यकायक बुखार से ग्रस्त वे अनिष्टकारी कल्पना में डूब गए। इस विकराल प्रलयंकरकारी भय का रहस्य यह था कि उनके पोखरे पर स्थित एक बड़े नीम के पेड़ से कुछ वर्ष पूर्व शुद्धू नामक उन्हीं के गांव का एक दलित दतुअन तोड़ते हुए गिरकर मर गए थे। अतः हमारे क्षेत्र में उन्हें पोखरे का सबसे खतरनाक भूत घोषित कर दिया था। इससे पहले भी एक स्त्री जो गलती से गिर जाती है कुएं में, वे जिक्र करते हैं, उसे सबसे खतरनाक चुड़ैल घोषित कर दिया जाता है। अक्सर लोग निचंट दोपहरी में अकेले पोखरे पर जाने से बहुत डरते थे। संयोगवश पत्तू मित्र मेरे लटकते हुए पैरों को शुद्ध भूत का पैर समझ बैठे थे। तो इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों तुलसी राम जी ने बोला कि संयोगवश मेरे पैर लटकते हुए उन्हें दिखाई दे गए। अतः उनकी दुर्दशा तो होनी ही थी। उनको ठीक करने के लिए उनके घर पर ओझाओं का जमघट लग गया। अंतोतगत्वा पोखरे पर शुद्धू बाबा को उन्होंने मुर्गे की बलि तथा नीम के पेड़ की जड़
में 1 बोतल शराब की आहुति देकर अपने को इस भूतहे मनोरोग से छुटकारा पाया। तो यहाँ पर साफ तौर पर तुलसीराम जी ने लिखा है कि ये एक मनोरोग था। पिछले एपिसोड्स में 2-3 एपिसोड पीछे जाएंगे तो हमने पढ़ा था अच्छे से कि किस प्रकार मनोवैज्ञानिक इलाज करते थे ओझा लोग भूत प्रेतों का। तो यहाँ पर भी वही इलाज उन्होंने अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से भूत से की पकड़ से बाहर आने के लिए अपनाया है। शुद्धू भूत की सच्चाई पर हमारी दलित बस्ती के लोग काफी दिनों तक खूब चुटकी लेते हुए हंसते रहे। यहां तक कि लोग रिश्तेदारों के गांव आने पर उन्हें भी सुना सुना कर खूब मजा लेते रहे। इस घटना से उत्पन्न प्रहसन से संभवतः अकाल की भुखमरी में हमारी बस्ती के दलितों को रुक रुक कर थोड़ी देर के लिए एक क्षणिक राहत अवश्य मिल गई थी। और मैं वर्षों से आज तक यही सोचता रहा कि आम के लालच में मलदिया पेड़ पर चढ़ा एक साधारण चोर जब वहां से उतरकर भागा तो एक खतरनाक भूत बन गया। इस घटना से बस्ती में मैं एक बेहद लोकप्रिय मनोरंजन का पात्र बन गया। तो आज का एपिसोड यहां समाप्त करते हैं। इसके आगे का जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे। इससे आगे का जो घटना है वह भी बेहद रोचक है। तो अगले एपिसोड तक भी बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।